चलो, हाय क्लास। तो आज हम ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसमें हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है। एंड आपकी अभी ज्योग्राफी में क्या चल रहा था? कौन से सर पढ़ा रहे हैं? सुधांशु सर। कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हैं वो? इंटीरियर वगैरह सब खत्म हो गया? और इंटीरियर ये सब इंडिया स्टार्टिंग से हमें बोला गया फिजिकल ज्योग्राफी आज स्टार्ट करने के लिए। एंड बाकी फॉर द later part we'll talk to the administration, and if I get direction then definitely we will start from the beginning, right? ठीक है, तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या फील्ड है आप लोगों की? यूपीएससी, बीपीएससी, सब वैसे ही, मतलब पीसीएस है ना? पीसीएस यूपीएससी है ना? ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या क्या बेसिकली क्या क्या कवर कर लिया आप लोगों ने, ताकि एक मुझे भी पता चले कि यहाँ तक कवर हो चुका है। अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट एंड वी विल मेंटेन द लेवल। हैव यू गॉन थ्रू द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया? नॉट इट। ठीक है। Which portion you have covered so far in geography subject? Rock formation we have done. Endogenetic forces, exogenetic forces ये सब कर लिया। ठीक। अच्छा, अलग अलग क्लासेस लगे हैं। अच्छा अच्छा, मनीषा राइट। कोई बात नहीं, हाँ। आई विल बी टेकिंग योर कंप्लीट फिजिकल पोर्शन, राइट? फिजिकल पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हम एटमोस्फेयर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एटमोस्फेयर स्टार्ट करेंगे। Now, before beginning with the subject, I would like to discuss something. Right? Be very familiar in the class. Be very comfortable, as I have already told many times. Right? बिल्कुल इजी बनाना है कॉन्सेप्ट को, इजी तरीके से कवर करना है। ठीक है। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। बिकॉज जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वहाँ सीखना बंद कर देंगे फिर। ठीक है, तो इजी रखना है सब्जेक्ट को और टॉपिक को भी। तो ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं हम, पहले ये बताओ। बिकॉज टू बी अ गुड टीचर आई मस्ट डिस्कस सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, राइट? बताओ, geography, what is the importance of geography? And being a UPSC student you must know, and being a PCS student, even being a normal student, you know all these things. बताओ, why do we need to study geography and what is the importance of studying geography? You can give your general opinion. It does not require any kind of specialization, right? Just come up with your words. It means where we live, अर्थ इज आवर होम, राइट? अगर हम अपने घर को ही नहीं जानेंगे तो ऑब्वियसली देर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स इन द सर्वाइवल, राइट? वी कैन डू सो मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू आवर अर्थ सरफेस एंड अर्थ एज ए होम, राइट? अगर हमें पता नहीं होगा तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द अर्थ फीचर, लैंडफॉर्म्स, राइट? वाई tectonic plate move and strike collide to each other, and what led to the formation of different kind of land features over the earth surface, right? हिमालयन क्यों है, हिमालय रीजन क्यों है, कैसे बना है, प्लेट्यू रीजन क्यों है, पेनिसुलर रीजन क्यों है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या है अर्थ का। ठीक है, एटमॉस्फेयर का क्या फीचर्स है, गैसेस पार्टिकल्स कहाँ से, हाउ अर्थ हैज इवॉल्व्ड, what led to the evolution of the earth surface, universe, right? So these all things, actually it contains a vast subject. It is a vast subject, right? It is considered to be a very vast subject, but we need to be very logical with the subject, with the concept related to geography, because there will be relation with the science, and then definitely it is going to be very interesting. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम कवर करेंगे सारा एक एक टॉपिक। और आज मैं फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? What do you understand by the term physical geography? बेसिकली हम ज्योग्राफी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन करते हैं। फिजिकल, इकोनॉमिकल और टेल मी, ह्यूमन ज्योग्राफी। गुड, ह्यूमन ज्योग्राफी।
Can you distinguish what we study and what is the basic difference between physical geography, economical geography, and human geography? What kind of concept related to these three topics? Name any two and three. बताओ. हम फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? लाइक फिजिकल फीचर्स, राइट. अगर किसी की फिजिकल की बात करें हम, हाउ समवन लुक्स, what is the posture of a particular thing, object, right, and what kind of what is made up of, right, किस kind के material से मिलके बना है वो, this kind of things we can go to talk about. So definitely इसमें हम क्या पढ़ेंगे, features, land features पढ़ेंगे, land formation and its features पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे what led to the formation of different kind of features over the earth surface, right. कहीं की मिट्टी ज़्यादा लोएमी क्यों है, ब्लैक सॉइल क्यों है, कहीं फर्टिलिटी ज़्यादा है, कहीं फर्टिलिटी नहीं है, कोई रीजन ड्राउट है, तो ड्राउट इसमें नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफ द लैंड, राइट. ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. व्हाट वी विल स्टडी इन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी. Like whatever we use in our daily life, either by modification of the natural resources, right, we work over the natural resources to bring in use in our life, right. जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, नेचर से, उसके ऊपर काम करके हम अपने यूज के लिए बना ले रहे हैं, टेबल चेयर पेन जो भी हमें जरूरत है, राइट. सो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में हम ये पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, राइट. किसी रीजन में आयरन और ज़्यादा पाया जाता है, किसी रीजन में मेटल ज़्यादा पाए जाते हैं, आयरन इज द मेटल, राइट. किसी रीजन में नॉन मेटल पाए जाते हैं, किसी रीजन में एक पर्टिकुलर मिनरल्स रिच होता है ना. तो व्हाट ऑल डेवलपमेंट विच लेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ, राइट, ओवर द अर्थ सरफेस और इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आपने पढ़ा हुआ क्रस्ट मेंटल कोर, दैट इज द 3 लेयर्स. ऑन व्हाट बेसिस वी डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर, किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं उसको, कैटेगराइज करते हैं, ऑन व्हाट बेसिस? Yeah, that is the right thing. On the basis of the kind of material present in the interior of the earth surface. कोई सिलिकॉन रिच है, किसी में एल्युमिनियम रिच है, उसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम अर्थ इंटीरियर को डिवाइड किया है, ठीक है. तो सिमिलरली हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट विल कम अंडर द इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बिकॉज दैट कैरीज अ इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर अस, राइट. अगर कहीं पे गोल्ड है, जैसे सदर्न पार्ट में एंशिएंट टाइम से ही हम नोन है कि साउथ पार्ट में गोल्ड है, राइट. तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी कैरी आउट टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द, राइट, एंड दैट कैरी अ लॉट्स ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर अस. सो हम रिच हो सकते हैं उससे. जैसे बिहार झारखंड का जो डिवीजन हुआ था, तो यही कहा गया था कि झारखंड में 90% रिसोर्सेज कहाँ है, जो भी मिनरल्स है वो भी झारखंड में पाया जाता था. तो झारखंड बिहार पे क्या ब्लेम लगाता था कि नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्थ साइड में झारखंड का बिहार वाला रीजन, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, अब वो हमारा रिसोर्सेस ले रहे हैं, राइट, यूज कर रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि हम डिवाइड कर लेते हैं अपना एरिया, तो हम रिच बन जाएंगे, वो गरीब रह जाएंगे. लेकिन आज तक क्या हुआ, झारखंड का एक्सप्लॉइटेशन हुआ सेपरेट होने के बावजूद, एंड स्टिल झारखंड इज कंसिडर्ड टू बी अ पूर स्टेट, राइट. So on the basis of the resources we will study economical geography. What we will study in human geography? Acha, do you think that these two affect the human geography, whether it has any role in physical geography and economical geography over the human geography? How can you describe it? Be very logical in your answer, in your approach. Definitely you will come up with the right answer. Okay, try to some extent. Let's make it some more easy, right? Like if I go to talk about the term migration,
बी वेरी स्पेसिफिक. What kind of things that lead to the migration, large number of migration from one region to another region? किसके कारण होता है? रिसोर्सेज के कारण. किसी रीजन में क्या है, सर्विसेज अच्छी नहीं है. जैसे यू कैन गो टू कंसिडर दिल्ली, राइट. Why nowadays Delhi is not healthy for senior citizens and even for the human settlement? Why? Because of the extreme level of pollution in the Delhi region. Delhi is the most polluted capital in the world, right? तो क्या है, दिल्ली में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज़्यादा है, राइट. आसपास के एरिया में जो भी हो रहे हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, चारों तरफ से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन आ रहे हैं. और दिल्ली में क्या कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ मैक्सिमम पॉल्यूशन होने के कारण हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ डिजीजेज भी इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी इंक्रीज होता है, खास करके विंटर सीजन में. दैट्स अ वी गो टू बैन ओवर द क्रैकर्स इन दिवाली. दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ना है, गवर्नमेंट हमेशा बैन करती है. फिर ऑड इवन हम लागू करते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए, राइट. समटाइम्स वी फील सफोकेशन फील होती है हमें. एंड रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेज भी होते हैं, बढ़ जाते हैं विंटर सीजन में क्योंकि पॉल्यूशन एक्सट्रीम लेवल पे होता है. 400 पास कर जाता है क्वालिटी एयर इंडेक्स में, ठीक है. तो एक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. एक तो होता है कि किसी रीजन में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है किस कारण से, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, राइट. तो अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में लार्ज नंबर ऑफ अगर माइग्रेशन होगा तो डेमोग्राफिक चेंजेस होगा या नहीं होगा, होगा ना. आपने कई बार सुना होगा कि किसी स्टेट का पॉपुलेशन लगातार कम होते जा रहा है. क्यों? महंगाई ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है. तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि कम से कम बच्चा हो, राइट. एजुकेटेड पेरेंट्स ऐसे ही प्लानिंग करते हैं. तो इस कारण से क्या होता है, फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, ठीक है. एक ये रीजन होता है. दूसरा क्या होता है, क्लाइमेट. क्लाइमेट का क्या रीजन है, किसी रीजन में कॉन्स्टेंटली फ्लड आए, right. If a particular state, a particular region is constantly flooded every year and constantly drought, right, definitely family will try to settle in some other region, right. जो wealthy family होगा definitely वो settle करना चाहेंगे because there will be a danger over the life of the people, right. तो एक ये भी हो सकता है climate change that lead to the migration of the people population to large extent, right. और क्या रीजन हो सकते हैं क्लाइमेट के अलावा? क्लाइमेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और एक ये भी हो सकता है सिक्योरिटी, अनार्की. अगर किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में अनार्की है, डेफिनेटली पीपल वुड नॉट लाइक टू सेटल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, राइट. एक सिक्योरिटी का मामला हो सकता है. और क्या रीजन हो सकता है? इट मीन्स इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, अगर कहीं पे रिसोर्सेस नहीं है तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, रिसोर्सेस नहीं होगा तो. दूसरा इकोनॉमिकली अगर रिच नहीं है वो स्टेट, कोई भी स्टेट अगर पुअर है तो सर्विसेज भी पुअर होंगे वहाँ. और सर्विस ना होने के कारण क्या होता है, माइग्रेशन होता है, राइट. कई सारे इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, यूएसए में सेटल हो जाते हैं, कहीं और किसी और कंट्री में सेटल हो जाते हैं. वाई? ब्यूटिफिकेशन दैट लेड हिम ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट. हेल्दी लाइफ, यूरोप में सेटल होंगे, ठंडी होगी, है ना. क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या काफ़ी बेहतर होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा यहाँ से. That's why there could be many reasons. So these all affect the human geography, right. इसमें हम डेमोग्राफिक चेंजेस पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे, और फिर पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या कितनी ग्रोथ ह्यूमन डेवलपमेंट है, राइट, पर ईयर. ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है. तो हमने इसको ब्रॉडली डिस्कस कर लिया, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी. तो हम अभी फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन से पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर. चलो, एटमॉस्फेयर. नाउ वी हैव जस्ट लैंड ऑन अ न्यू वर्ड, दैट इज एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एवरी टाइम आई वुड टिकिंग ऑन योरसेल्फ बाय आस्किंग क्वेश्चंस. Tell me. Just enjoy all the things. What is atmosphere? You can be very normal at your answer. स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम, डेली एटमॉस्फेयर में ही रह रहे हैं, है ना. अभी विंटर सीजन आ रहा है, वी ऑल रिक्वायर ब्लैंकेट, राइट, टू कवर आवर बॉडी. तो हमारे अर्थ को कौन कवर कर रहा है? Atmosphere. So we can go to define it in a very simple way.
The atmosphere is a blanket of gases, blanket of different kind of gases, right? That surround the Earth's surface. That is called atmosphere. Atmosphere is a blanket of gases surrounding the Earth's surface. That is called atmosphere. Note it down. Atmosphere is a gases, blanket of gases surrounding the Earth's surface, surrounding the Earth's surface, surrounding over the Earth's surface कर लेना, surrounding over the Earth's surface क्योंकि height पे है ना, it goes up to a certain height. Surrounding over the Earth's surface is called atmosphere. Is called atmosphere. And what is the reason of being a blanket of gases over the Earth's surface? That is called atmosphere. What is the reason behind it? Why it is there? Why it cannot extend? Why it cannot go away from the Earth's surface? Why? What is the reason behind it? हर चीज का एक लॉजिकल रीजन होता है, राइट? दैट्स अ बेस स्टडी. जिस दिन रीजन खत्म उस दिन मामला खत्म. क्यों होगा? एटमॉस्फेयर क्यों होता है? सपोज ये ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का. व्हाई इट इज देयर? दिस इज अर्थ सरफेस. Why it is there? Atmosphere. Why? इसी सीक्वेंस में आप लोग भी नोट डाउन करते चलना, ठीक है, ताकि रिवाइज करने में आसान हो. इसको पकड़ के कौन सा क्या कोई तो ऐसा फोर्स होगा, अगर कोई चीज अगर सराउंड कर रहा है अर्थ सरफेस को, अर्थ को, तो कोई तो ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, राइट? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट होल्ड द एटमॉस्फेयर ओवर द अर्थ सरफेस. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा या फिर खत्म हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? एटमॉस्फेयर विल एक्सटेंड अवे, विल गो अवे फ्रॉम द अर्थ ओवर द अर्थ सरफेस, राइट? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ दैट hold the atmosphere over the earth surface. लिखो, it is gravitational pull of the earth, it is gravitational pull of the earth which, it is gravitational pull of the earth which hold the atmosphere, which hold the atmosphere over the earth surface, over the earth surface. मैं चाहे तो भूल ही गया. ओवर द अर्थ सरफेस. अब इसकी कोई हाइट तो होगी एटमॉस्फेयर की. कितनी हाइट है इसकी? एनीबॉडी कैन टेल मी? दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है. कितनी हाइट होगी? What is the different layers of the atmosphere? एटमॉस्फेयर का लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर. यही पढ़े हो? आयनोस्फेयर इज आल्सो कॉल्ड एक्सोस्फेयर, है ना? ठीक है. तो फिर इसकी हाइट क्या होगी? फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच वी कैन ट्रेस पार्टिकल्स, गैसेस, दैट इज एटमॉस्फेयर. क्या हाइट होती होगी? कितना? अगर हम देखा जाए तो हम एटमॉस्फेयर की पार्टिकल जो एक्सटेंट है, जो हाइट है, वो तो हम 10,000 अप टू 10,000 किलोमीटर तक हम ट्रेस कर सकते हैं,
कितना, 10,000 किलोमीटर तक। लेकिन 10,000 किलोमीटर तक जाते जाते बहुत एक्सटेंट हो जाता है, बहुत मिनिमल होता है, राइट। इवन यू विल नॉट फील द एनी काइंड ऑफ एटमोस्फेयर अप टू दैट हाइट। मेनली जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए लेते हैं, तो 400 से 500 किलोमीटर तक लेते हैं। कितना, 400 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर तक। लाइक फॉर एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कवरीज, फॉर एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक स्टडी, scientists always take the height of the atmosphere, effective height of the atmosphere, that is up to 400 to 500 kilometer above the earth surface. और इसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स का, गैसेस का, वो मेनली जो हम देखते हैं मोर देन 50%, इट मीन्स जितना एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है 50% गैसेस हमें 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाता है। कितना, 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही। कितना, अराउंड 50% ऑफ गैसेस, राइट। अप टू 40 किलोमीटर तक मोर देन 97%, अप टू, ऊपर जाओगे अप टू 40 किलोमीटर तक 97, मोर देन 97% ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट। इट मीन्स इफेक्टिवली कितना होता है, 40-50 के बाद जाते जाते बहुत मिनिमल हो जाता है, राइट। एटमॉस्फेयर का इफेक्ट कॉम्पोजिशन बहुत मिनिमम हो जाता है, नेग्लिजिबल। एंड फॉर दिस रीजन, फॉर मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कंसीडर द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अप टू 400 to 500 किलोमीटर। अभी मैं स्टेटमेंट में सारा नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। अब ये बताओ, कुछ कुछ मैं जो फीचर्स है, बेसिक फीचर्स है इसके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। अब ये बताओ कि जो हर एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है, हाउ एटमॉस्फेयर हीट कैसे होता है। इज देयर एनी रोल ऑफ सनलाइट इन हीटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर? Obviously, we get, from where we get energy? We get energy from the sun. That is the only source that provide all the things. Without sunlight, we cannot have any kind of production. Even we cannot survive, right? Photosynthesis will not occur in the plants. Plant will not survive. Oxygen will not be there, and we could not survive without oxygen. ठीक है, तो ये हुआ अर्थ सरफेस हीट होता है, सनलाइट आया, sunlight crosses, travel through the space, then atmosphere, then touches the earth surface, and it takes up to the time 8 minutes 20 seconds something. That is not important for us for the geography part, ठीक है। तो फिर हीट कैसे होता है एटमॉस्फेयर, हाउ? That is the nature of the sunlight, like infrared wave, short wave, long wave radiation, infrared. Do you think particle is good conductor of heat? Do you think it? It means you are saying that this is the atmosphere, sunlight is coming and strike to the earth surface, right? And due to the sunlight, atmosphere get heated. This thing you want to say? Earth's radiation, right? Because earth particle is considered as insulator of the heat. It is not good conductor of हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो एयर से जब सनलाइट क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली इट विल नॉट ट्रैप एनी काइंड ऑफ हीट, ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप नहीं करेगा। ये क्या होता है, अर्थ को हीट करता है। देखते हो जब मॉर्निंग में धूप उगता है तो उतनी गर्मी फील नहीं होती है, सनलाइट में जाने के बाद भी फील होती है। जब शाम हो जाता है तो घर में रह के भी बहुत गर्मी फील होती है, उमस वाली फीलिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि अर्थ जो हीट जितना ऑब्जर्व किया, अर्थ इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, राइट। अर्थ हीट को ऑब्जर्व किया, और जब हीट होते होते जब इतना मैक्सिमम हीट हो जाता है वो, फिर वो रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है, हीट रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो हीट रिलीज कहाँ करेगा, बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट, बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज करेगा, इससे हमें क्या फील होती है, गर्मी फील होती है, उष्मा फील होती है, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब नोट इट डाउन, आप पॉइंट वाइज करके इसको नोट कर लो, लिखो। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखाया था, एटमॉस्फेयर इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच होल्ड द एटमॉस्फेयर ओवर द अर्थ सरफेस, राइट। सेकंड पॉइंट लिखना, एटमॉस्फेयर कैन बी ट्रेस्ड टू द हाइट, एटमॉस्फेयर कैन बी ट्रेस्ड
to the height can be traced to the height as much as 10,000 kilometer above the earth's surface, as much as 10,000 kilometer above the earth's surface, above the earth's surface. But due to gravitational effect, but due to gravitational effect of the earth, comma, but due to gravitational effect of the earth, comma, most of the gaseous particle comes near the earth's surface, come closer to the earth's surface, come closer to the earth's surface, come closer to the earth's surface. ब्रैकेट में लिखना about 50% of the earth atmosphere, about 50% of the atmospheric masses, about 50% of the atmospheric masses is within 5 to 6 kilometer, is within 5 to 6 kilometer of atmosphere, 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही है, more than 50% of the atmosphere masses. Got it? लिखो नेक्स्ट, इसी में कॉमा देके लिखना, and up to 40 kilometer in the earth, above the earth surface, and up to 40 kilometer above the earth surface, it constitute 97% of atmosphere masses. It constitute 97% of earth, 97% of atmosphere masses. The last thing we have explained about the heating, how atmosphere get heated, and reason behind that is Earth's radiation. Right? Note it down. Earth atmosphere gets heated. Earth's atmosphere gets heated primarily due to Earth's radiation, not by due to sunlight, अब हमने ये देखा कि अर्थ का रेडिएशन जो है, अर्थ के रेडिएशन के कारण एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा? इफ वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर, what will be the effect over the temperature? Do you think that temperature will have any variation as we travel in the atmosphere? Right? Then what do you think? Where will be the temperature maximum? It will be on the earth surface, or it will be in the atmosphere at certain height. What do you think? Where? Suppose you are standing 1 kilometer above the earth surface, and suppose other person is standing at 5 kilometer above the earth surface. Which one point will have the higher temperature? Tell me. चाय बनाने के लिए पैन रखो, बॉईल हो रहा है, एक पैन के पास हाथ लेना, ठीक है, चेक करना क्या फिल हो रहा है, एक पैन से हाइट पे लेके जाना, फिर फिल करना. तो सोर्सेस कहाँ है? अर्थ है, अर्थ सरफेस है सोर्स, अर्थ रेडिएशन का. तो नियर, एज क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, as we go closer to the earth surface, we feel higher temperature. As we move away from the earth surface in the atmosphere, we will feel less temperature, right? Other than compared to closer of the earth surface. ठीक है, note it down, note करो इसको. Air is not a good conductor of heat. Air is not a good conductor of heat. कंडक्शन क्या होता है? टेल मी. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी.
what is the condition of for the process of conduction, convection and radiation? It is very important to understand. Conduction, साइंस क्लास में मैंने काफी अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट? टेल मी. कंडक्शन क्या होगा, कंडीशन इसकी क्या होगी, कन्वेक्शन का क्या होगा, रेडिएशन का क्या होगा कंडीशन? As just I have told that Earth radiate heat into the atmosphere, right? Then you must have some kind of conceptions related to this concept. So then what do you understand by the term radiation, convection, conduction? How you will distinguish it? Tell me. For the conduction purpose, there must be interaction between the particles. It means energy transfer from one particle to another particle. And if there will be interaction, then only energy can be transferred. That is the conduction. What will be the concept in convection? Convection is the process in which energy transfer due to the movement of the particles. Particles जो पानी बॉईल कर रहा है, तो देखो जो पानी हीट जिसमें जो पानी एनर्जी गेन कर लेता है वो ऊपर आ जाता है, और फिर जो पानी उसके जगह पे जहाँ खाली होता है उसके जगह पे कोल्ड वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है वहां पे. तो वैसे ही साइकिल चलता है ना, हायर जो होता है ऊपर उठता है और वापस यहाँ से लोअर, तो ये साइकिल जनरेट होता है. इधर यहाँ पे कोल्ड वाटर, ये हीट हुआ, ये राइज करेगा, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे कोल्ड वाटर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है. तो इधर कोल्ड, इधर वार्म वाटर, और ये बॉइलिंग मेथड है. इससे क्या होता है, वाटर बॉइल करता है. तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन एनर्जी गेट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ठीक है, क्लियर हो गया. रेडिएशन क्या होता है? इन द what is the role of how sunlight travel in space? Due to radiation, radiate करता है energy. It does not require any medium to travel. Without medium, radiation can take place. Best example is that sunlight traveled through the space, right? It means electromagnetic radiations होता है, उसमें जो फोटोन होता है लाइट में, उससे एनर्जी ट्रांसफर होता है, राइट, उसके बेसिस पे. ठीक है, तो ये तीनों क्लियर हो गया. अब ये बताओ, अर्थ जो रेडिएट कर रहा है, इसमें कौन सा प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन. कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ. इज देयर एनी रोल ऑफ कंडक्शन इन एटमॉस्फेयर हीटिंग? नहीं, एटमॉस्फेयर के हीटिंग में नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज द इंसुलेटर ऑफ हीट. इंसुलेटर ऑफ हीट है, तो वो तो हीट गेन कर ही नहीं रहा. अब कोलाइड भी करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंट्रैक्शन हो रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट ऑब्जर्विंग एनी काइंड ऑफ हीट, राइट. दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे क्या है, दूसरा रेडिएशन हमने बोला, ये क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है एनर्जी को. इसके वजह से ये टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, नॉट एनी कंडक्शन. ठीक है, हाँ, लेकिन लोअर पार्ट में यहाँ पे कंडक्शन होगा. क्यों होगा लोअर पार्ट में? मान लीजिए पार्टिकल आया, पार्टिकल प्रेशर डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पार्टिकल्स आए, टकराए अर्थ सरफेस से, वापस ऊपर उठ गए, राइज करते हैं. समर सीजन में एक लू नाम का, लू आपने सुना होगा. लू क्या होता है? एक स्ट्रीम होता है, एक स्ट्रॉन्ग करंट होता है, दैट ट्रेवल्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट. तभी हम बोलते हैं कि लू चल रहा है ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए. दैट अफेक्ट द बॉडी बिकॉज हायर टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है. हमारा बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, विंड जो चल रहा है उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. दोनों में ज़्यादा लॉन्ग डिफरेंसेस होने के कारण क्या होता है, रिएक्शन करने के कारण फिर हमें लू लग जाता है, राइट. दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे रेडिएशन होगा, कंडक्शन भी नहीं हो रहा, लेकिन कंडक्शन यहाँ लोअर पार्ट में होगा. क्यों? ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स. यहाँ पे इंट्रैक्ट होती है और हीट, इससे हीट एनर्जी गेन करता है और वो राइज कर जाता है ऊपर. ठीक है, तो वार्मर एयर ऑलवेज राइज इन द एटमॉस्फेयर. दिस थिंग वी हैव लर्न. ठीक है, चलो इसी को नोट डाउन करके लिखना. हम लिख रहे थे अभी, एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इसलिए कंडक्टर, कन्वेक्शन, रेडिएशन मैंने एक्सप्लेन किया. लिखो, एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, and as a result conduction does not play any significant role, and as a result
conduction does not play any significant role, does not play any significant role in heating the Earth's atmosphere, in heating the Earth's atmosphere. ब्रैकेट में लिखना, the air in the lower part of the air in the lower part of the atmosphere, the air in the lower part of the atmosphere does conduct, does conduct, does conduct heat, does conduct heat with the earth surface. इट मीन्स ऑब्जर्व करता है लोअर पार्ट में, अर्थ के साथ इंटरेक्शन होने पे जो भी पार्टिकल जिसे इंटरेक्ट करती है तो कंडक्शन होता है, क्योंकि एयर में क्या होगा, एयर में तो पार्टिकल्स जो है ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा। अगर अगर पार्टिकल्स गुड कंडक्टर होता तो इंटरेक्शन से क्या होता, एनर्जी ट्रांसफर हो पाता एटमोस्फेयर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स जो है आया और इसके साथ इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। और अर्थ क्या है, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इससे एनर्जी ट्रांसफर होता है सम एक्सटेंट, ये हीट गेन करता है और ये राइज कर जाता है। डायरेक्टली सनलाइट से एटमोस्फेयर में कोई हीट ट्रैप नहीं करता पार्टिकल्स। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लिखो हेडिंग देना, कंडक्शन का लिखना एक शॉर्ट डिफिनेशन लिख लो, कंडक्शन का, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का, तीन होगा। लिखो कंडक्शन, कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर from one particle to another particle, from one particle to another particle due to its interact, due to their interaction, due to their interaction, due to their interaction। अब लिखो कन्वेक्शन। क्रिस्टल क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कुछ डाउट है तो पूछो। तो लिखो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, convection is a process of heat transfer in which convection is a process of heat transfer in which energy transfer, in which energy travel, या ट्रांसफर कुछ भी लिख सकते हो, in which energy travel due to movement of the particle, due to movement of the particle। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एनर्जी क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हिट है, यहाँ पे पार्टिकल्स है, उसने टेम्परेचर को गेन किया, इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि सनलाइट के साथ इंटरेक्शन हो रहा था पार्टिकल का, तो गेन नहीं कर रहा था एनर्जी, बिकॉज इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। बट इसके साथ अर्थ सरफेस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो ये हीट को गेन कर रहा है, राइट, एंड इट राइजेज अप। इट मीन्स एक प्लेस से दूसरे स्थान पे कब जा रहा है, आफ्टर गेनिंग हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट। So that's why we have written energy get transfer through movement of the particle from one place to another place। चलो लिखो अब रेडिएशन। अच्छा कन्वेक्शन में एक और पॉइंट लिखना, लिखो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के कारण ही तो वो होता है ना, और क्या वो अभी मैंने बताया था, वो करंट लू जिसके कारण चलता है, राइट, दैट इज अ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ convection। लिखो convection produces vertical movement of energy, vertical movement of energy with the help of particles, with the help of particles, with the help of particles। with the help of particles, we have seen here
राइट, डन। चलो, अब एटमोस्फेयर को हम का डिवीजन देखते हैं। रेडिएशन बताऊं फिर से? अच्छा, रेडिएशन नहीं लिखा है, सॉरी। लिखो, रेडिएशन हेडिंग देना। रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which energy in which energy travel without any medium, in which energy travel without any medium with the help of electromagnetic radiation, with the help of photon, लिख दो सीधा, photon, with the help of photon। फोटोन के कारण ही एनर्जी क्या होता है, उसमें कंजर्व रहता है, वो ट्रेवल करता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिख लो साइड में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं हम। अब एटमॉस्फेयर को कैसे स्टडी कर सकते हैं? इट्स बेटर टू डिवाइड इन स्मॉल पार्ट। किसी भी चीज को अगर स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो दैट वुड बी इजी टू स्टडी, राइट। तो एटमॉस्फेयर को किस बेसिस पे हम डिवीजन कर सकते हैं? टेल मी। पहले तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ तीन तरीका होता है। एक थर्मल जोनेशन के बेसिस पे। थर्मल थर्मल जोन क्या है ना? इट मीन्स कौन सा जोन में हीट का क्या डाटा है, हीट कितना, हीट की कॉम्पोजिशन है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा होम जोनल पे क्या लेयर है, ठीक है। तीसरा फंक्शनल पे, फंक्शनल के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो अभी हम थर्मल जोनेशन के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल का मतलब ही होता है हीट, है ना। थर्मल जोन के बेसिस पे कितने पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं हम, बताओ। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। लास्ट वन इज, दिख रहा है? चेंज कर दूं, लास्ट क्या होगा? एक्सोस्फेयर। हाइट लिख लो, ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या होता है? 13 से 14 किलोमीटर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर का क्या होता है हाइट, बताओगे कोई? अप टू 50 किलोमीटर। मेजोस्फेयर की अप टू 80 किलोमीटर। आइनोस्फेयर की क्या होता है, बताओ। कितना होगा? अप टू 400 लिख लो, 400 किलोमीटर। एक्सोस्फेयर की 1000 लिखो, मोर देन 1000 लिखना। अच्छा, ये बताओ, हमने ये लिखा अभी मैं कुछ ये हमने टेम्परेचर के बेसिस पे हमने डिवीजन किया है, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर को, जो लेयर है, जो उसकी थिकनेस है, हमने उसको डिवाइड कर दिया और उसकी एक सर्टेन हाइट भी बता दिया कि जो ट्रोपोस्फेयर का हाइट होगा 13 टू 40 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। एबव 14 किलोमीटर देयर विल बी स्ट्रेटोस्फेयर अप टू द हाइट ऑफ
50 किलोमीटर, एंड एबव स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट एक इवोल्व किया था कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, हाइट अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर पे क्या इंपैक्ट होगा, तो लिख लो इसमें, हायर द टेम्परेचर, हायर द अल्टीट्यूड, लोअर द टेम्परेचर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेड्यूस हो रहा है। लिखते चलो, उसका बताऊंगा अभी। वो ट्रोपोपाउस की बोल रहे हो, टेम्परेचर रेड्यूस होगा। हाँ, कहाँ गया ट्रोपोस्फेयर। क्या थी थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेजोस, आइनोस। आइनोस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हायर अल्टीट्यूड पे जाएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आइनोस में लिखो, फिर सेम पैटर्न फॉलो करेगा। क्यों करेगा, वी विल टेल यू क्यों करेगा आइनोस्फेयर में। ये तो सिंपली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आज वी विल गो हायर इन द अल्टीट्यूड, वी विल एक्सपीरियंस लेस टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। इट मीन्स आप इफ वी सपोज जस्ट वी हैव गिवन द एग्जांपल कि आप 2 किलोमीटर के हाइट पे खड़ा हो यहाँ पे हो और एक 5 किलोमीटर की हाइट पे हो। ठीक है, तो द पर्सन विथ एट द हाइट ऑफ 2 किलोमीटर विल हैव द लेस टेम्परेचर, विल हैव द मोर टेम्परेचर than person standing at the height of 5 kilometer in the atmosphere, right? Then you tell me what is the reason behind it. Ionosphere, in the ionosphere up to the height of 400 kilometer, if we go higher in the atmosphere, we experience increase in temperature, we do not experience decrease in temperature rate. Why, what is the reason behind it? And what is the nature of iron? आयन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल हुआ तो हीट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कन्वेंशनली ये फॉलो कर रहे थे कि जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर रीडिंग कम होगा। अगर रीड करना होगा टेम्परेचर को तो जैसे जैसे स्पेस एटमोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर एक सर्टेन हाइट पे हमने जब गया, जैसे एंटर किया हमने आइनोस्फेयर में, फिर हमने क्या देखा कि कन्वेंशनली जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज ना होकर के क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, राइट। And because of the ionosphere, because of the charged particle present in the ionosphere, note it down. लिखो, as we go ऐसे लिखना, conventionally should I write the spelling? Conventionally we divide the atmosphere on the basis of temperature, on the basis of temperature, composition, and on the basis of functional nature, उसके बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, डिस्क्राइब कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को, है ना। बट इट इज वेरी टू डिवाइड एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर, राइट। तो लिखना नेक्स्ट पैराग्राफ से, generally we notice increase in temperature, we notice or experience increase in temperature
by increasing height in the atmosphere, by increasing height in the atmosphere, increase in temperature by increasing height in the atmosphere. Is there any confusion? Tell me. So sorry, yeah, decrease in temperature by increasing height. मैं increase बोल रहा था क्या दोनों में? लिखो. Okay, sorry for that. लिखो, generally we experience, thank you आपने बता दिया, generally we experience decrease in temperature by increasing height. ठीक है, डिक्रीज आपने लिखा है ना, डिक्रीज इन टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग हाइट. ठीक है, अप टू मेजोस्फेयर, अप टू मेजोस्फेयर, अप टू मेजोस्फेयर. कहां तक हम एक्सपीरियंस करते हैं? कन्वेंशनली मेजोस्फेयर तक की हाइट इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अप टू मेजोस्फेयर. बट कॉमन देखिए, बट एज वी मूव above the mesosphere, but as we move above the mesosphere, we again experience increase in temperature. We experience increase in temperature against conventional decrease of temperature, against conventional decrease of temperature. हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर अगेंस्ट कन्वेंशनल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. इट हैपेंस, कॉमन देख लीजिए, इट हैपेंस, या पैरा चेंज करके, इट हैपेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ionized particle above the mesosphere, क्लियर है? above the mesosphere. अच्छा, ओजोन लेयर कहाँ होता है? एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑल लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर अबव द 1000 किलोमीटर. ठीक है, बताओ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? As we have already told that within 4 to 5 to 6 kilometers of the Earth's atmosphere, we experience more than 50% of atmosphere masses, right? And up to the height of 40 kilometers, we notice more than 97% of the atmosphere masses, right? तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? up to the height of 40 kilometers. It means by increasing temperature, we experience decrease in temperature and decrease in pressure as well. Temperature decrease हो रहा है तो pressure भी decrease हो रहा है, because due to gravitational pull of the earth, gravitational pulling nature of the earth, most of the particles of the atmosphere show tendency to come closer towards the earth surface, right? तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगा पार्टिकल्स का? कम होगा. और जब डेंसिटी कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है और प्रेशर भी कम हो रहा है, राइट? तो ये बताओ, जैसे कि अर्थ, और फ्रेश लिख लेते हैं, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ठीक है. तो हमने ये देखा कि जो भी पार्टिकल आया, इंटरेक्ट किया, यहाँ इंटरेक्शन हुआ और ये क्या हुआ? ऊपर उठ गया. क्या हुआ? ऊपर उठेगा, हीट गेन करेगा और ऊपर उठेगा, राइट? बाय हाउ मच हाइट इट विल गो इन द एटमोस्फेयर, एंड व्हाट हैपेंस टू इट? सपोज particles come and interact with the earth surface, it get heated, it become warm, then definitely warm air is lighter than the colder air, because colder air contains moisture, water droplets, right? Then lighter air will always rise in the atmosphere and it will travel to a certain height. What happens to that particles, to that air after attaining certain height? What is the concept related to that? What will be the functional nature of these particles, this air? क्या होता है?
आया, यहाँ पे आया, इंट्रैक्शन हुआ, ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, फिर क्या होता है अप टू ट्रोपोस्फेयर का नाम क्या हुआ, और जहां से ये टर्न टर्न करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। क्यों है, ट्रोपोस का मतलब ये होता है क्या, टर्न, क्या होता है, टर्न। तो ये पार्टिकल्स आया और अर्थ सरफेस के साथ इंटरेक्शन किया एंड ये हीट गेन किया, इट बिकम्स वार्मर एंड इट स्टार्ट राइजिंग इन द एटमोस्फेयर, और ये राइज करते हुए कहाँ गया, इट अटेन अ सर्टेन हाइट इन द एटमोस्फेयर एंड अगेन इट टर्न्स बैक ऑन द अर्थ सरफेस in the form of rainfall, in the form of rain or water droplets, or water droplets. And what is the process that happens here which led to the formation of rain or water droplets? What is the concept related to the formation of cloud? Cloud कैसे फॉर्म होती है, किससे, इसके क्लाउड कंडेंसेशन होता है, या कोई भी चीज अगर हम उसे हीट करके वेपर फॉर्म करते हैं अगेन वो कंडेंस होगा तो सेम स्टेट में रिवर्स करेगा, वो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो राइज करता है, जैसे सनलाइट आया और सरफेस पे पड़ा, जहां जहां पानी है वेपर फॉर्म किया, ये राइज करेगा क्योंकि दैट बिकम्स वार्मर एंड लाइटर पार्टिकल्स ऑलवेज राइज इन द एटमोस्फेयर, तो ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा, कूल होगा या फिर वार्म होगा, क्या होगा, तो जो हीट अभी यहाँ से गेन किया था, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो ऊपर जाके क्या हुआ, कूल हो गया। तो कूल होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, अब कंडेंसेशन होगा तो वापस क्या बनेगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। अब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन होने के बाद क्या होगा, वो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, और जब उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, राइट, मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है, फिर वो हैवी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, हैवी ड्रॉपलेट वाटर में। अब वही ड्रॉपलेट फिर हमें मिलता है रेन के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। तो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करना। ट्रोपोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर से, हाँ, फिर उधर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हम सिर्फ आयनोस्फेयर में हम ये नोटिस करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर जो रीडिंग रहेगी वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, फिर डिक्रीज, फिर जो भी डाटा आएगा तो वो वैसे ही चलेगा फिर उसके ऊपर, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन गैप कम होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा कि गैप ज्यादा हो गया अचानक, ट्रोपोस्फेयर के बाद मेजोस्फेयर, हाँ, एक्सोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में, राइट। आयनोस्फेयर में हमने देखा था, लिखो। तो ये कह सकते हैं हम, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेन, विच इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ट्रोपोस्फेयर। बिकॉज क्या हो रहा है कि जितने भी अर्थ एयर, जितने भी एयर यहाँ से उठ रहे हैं, वेपर फॉर्म हो रहा है, ये वेपर जाके कंडेंस कहाँ हो रहे हैं, कौन सा लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। तो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ होगा, ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन के साथ क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और रेन के फॉर्म में ये वापस आएगा, ठीक है। अब इसी को नोट डाउन कर लो, लिखो। as we know that as we know that lighter particles lighter particles shows tendency shows tendency to rise higher in the atmosphere, to rise higher in the atmosphere. For the practical purpose, for the practical purpose या practical knowledge, we understand or experience, we understand or experience experience movement of air, movement of air, movement of air particles in the higher, to the higher altitude, to the higher altitude, to the higher altitude after getting interaction with the earth surface,
after getting interaction with the earth surface, after getting interaction with the earth surface, comma, these moving air, these moving particles, these moving particles travel in the atmosphere, travel in the atmosphere and gets cooled, gets cooled, gets cooled, cooled due to decrease in temperature and pressure, decrease in temperature and pressure in the in the troposphere level, in the troposphere level, या जोन लिखना, ट्रोपोस्फेयर जोन। ट्रोपोस्फेयर में जाके क्या हो जाता है, ये कूल हो जाता है। अब ये बताओ कि अगर प्रेशर कम होगा तो कोई भी चीज एक्सपैंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। प्रेशर का क्या रोल है रेन में? जैसे वेपर फॉर्म होता है तो वेपर का देखते हो बहुत पार्टिकल्स जो होते हैं नेग्लिजिबल होते हैं, पता भी नहीं चलता हमें, है ना, कि वेपर फॉर्म हो रहा है, ये तो दिखता है लेकिन उसके पार्ट ड्रॉपलेट्स नहीं दिखते बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सीमलेसली वो राइज कर जाता है ना। क्यों? क्या? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है प्रेशर ज्यादा और उसकी टेम्परेचर भी ज्यादा है। जैसे जैसे वो पार्टिकल्स ऊपर उठती है, जैसे जैसे हाइट पे जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ प्रेशर भी कम होता है उस पर। अब जब प्रेशर कम होगा किसी भी चीज पे तो वो फैलेगा, फैलेगा ना, एडियाबेटिक प्रोसेस इसी को बोलेंगे, अभी समझा रहा हूँ। अब वो चीज ऊपर जब हाइट पे अटेन जाएगा तो वो चीज फैलेगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि उस पर जो प्रेशर है वो कम हो रहा है और जब प्रेशर कम होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, उसकी वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा, आई मीन इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी खुद की जो टेम्परेचर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कम हो जाता है। आउटर लेयर के साथ थोड़ी टेम्परेचर का ये शेयरिंग होता है, एटमोस्फेयर के साथ पार्टिकल का टेम्परेचर शेयरिंग नहीं हो रहा है, उसकी प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कोई भी चीज अगर मान ली जाए इतना सा ड्रॉपलेट है, इसकी टेम्परेचर है अभी इतना सा बन गया तो उसका टेम्परेचर खुद में क्या होगा, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, कम होगा ना, विदाउट शेयरिंग एनी टेम्परेचर विद द आउटर इन्वायरमेंट। बट इट एंड दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा लेकिन उसकी टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है एज कंपेयर टू द विद रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स। ठीक है, अब वही टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो बॉडी एक्सपैंड कर गया, एक्सपैंड किया तो कंडेंसेशन हुआ, कूलिंग हो गया, अब कूलिंग हुआ तो क्या किसमें फॉर्म हो गया अगेन, वाटर ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, अर्थ पे ही ले लो, देखो वाटर लो, वाटर का एक ड्रॉपलेट्स लो और एक वेपर का लो, वेपर पार्टिकल कंपेयर करो, किसकी प्रेशर किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट्स का है ना, उसका तो कम है। तो यही साइकिल परफॉर्म करता है, ऊपर जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो कन्वर्ट होता है तो हैवी डेंसिटी के कारण फिर वो नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलो इसको लिख लो। अभी मैं क्या लिखाया हूँ लास्ट? ठीक है, ये सब क्लियर है। हाँ लिखो, एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर, एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर, हेडिंग देना ये स्मॉल हेडिंग। लिखो एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर फॉर अ बॉडी, adiabatic change in temperature for a body, adiabatic change in temperature for a body refers to the give me a second,
चलो, क्या लिखा है मैंने? एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर refers to the change in temperature change in temperature without without actual heat transfer without actual heat transfer। अभी मैंने बताया था हीट ट्रांसफर इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ दैट पार्टिकल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट, ऑफ दैट पार्टिकल्स, टेम्परेचर उसकी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और दैट मेक द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द कंडेंसेशन प्रोसेस, राइट। लिखो, इन एटमोस्फेयर, सेकेंड पैराग्राफ से, इन एटमोस्फेरिक साइंस, इन एटमोस्फेरिक साइंस, इन एटमोस्फेरिक साइंस कॉमा adiabatic chain, adiabatic chain plays a significant role, plays a significant role, plays a significant role। warmer air is lighter, दूसरा, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पॉइंट, warmer air is lighter and therefore warmer air is lighter and therefore it rises, it rises, comma, it gets adiabatically cooled, it gets adiabatically cooled, it gets adiabatically cooled। ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। एडियाबेटिक कूल्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि हीट तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, राइट, गॉट इट, बिकॉज ऑफ। अब जैसे एक छोटा सा ग्लास है, उसमें गर्म पानी ले लो, ठीक है, अब उसे जल्दी ठंडा करना हो, बड़ा सा टब में डाल दो, तुरंत ठंडा होगा? होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है उसका। और यहाँ पे भी तो खैर टेम्परेचर भी वाटर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ शेयर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। वहाँ पे पार्टिकल्स और इन्वायरमेंट के साथ टेम्परेचर शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है? एडिबेटिकली कूल्ड हो जा रहा है, बट देर इज नॉट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। लिखो, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, और ब्रैकेट और लिखना, ऑब्लिक देके, और लोअर प्रेशर, और ड्यू टू लोअर प्रेशर, प्रेशर का भी तो रोल है, प्रेशर कम हुआ तभी तो एक्सपेंशन हुआ, और ड्यू टू लोअर प्रेशर। तभी क्या होता है? हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्यों होता है? ऑक्सीजन की। हाँ, अच्छा, अर्थ, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? क्या कॉम्पोजिशन है गैसेस का? टेल में। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, 1 मिनट का मौन धारण कर रहा हूँ, ठीक है, सब कर लो मौन धारण, सोचो। आफ्टर दैट विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस।
चलो मैंने क्या पूछा था? कॉम्पोजिशन, हाँ बताओ। कॉम्पोजिशन क्या है एटमोसफेयर का? टेल मी। गुड। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। ठीक है, कितने हो गए? 78 प्लस 21 कितना हुआ? 99। 1% में बाकी अदर गैसेस हैं, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन सब भरा पड़ा है। ठीक है, तो मेनली क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ मैंने क्या लिखाया था अभी? वार्मर एयर इज लाइटर एंड देयरफॉर इट राइजेस and gets automatically cooled because of expansion or lower temperature। ठीक है, देखो कोल्डर एयर इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोल्डर इज डेंसर, कोल्डर इज डेंसर, कोल्डर एयर इज डेंसर, therefore therefore it sinks, therefore it sinks, as it sinks, as it sinks it gets comma it gets adiabatically warm। जब राइज कर रहा था तो एडियाबेटिकली कूल हो रहा था, और जब ये सिंक कर रहा है तो एडियाबेटिकली क्या होगा? वार्म होगा, क्योंकि प्रेशर भी ज्यादा होगा, कॉम्प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा नियर द अर्थ सरफेस। गॉट इट? फिर से वही रेन आता है, फिर हिट होता है, फिर वेपर फॉर्म करता है, फिर जाएगा ऊपर, फिर रेन फॉर्म करेगा। राइट, एंड दिस काइंड ऑफ साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। ठीक है, it gets automatically warm because of compression, because of compression। अब ये बताओ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है? बताओ यूपीएससी, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। टाइम पे ध्यान है, हाँ? हाँ, नहीं मैंने देखा, मैंने देखा कि आपने देखा वहां। चलो बताओ, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है? वाटर बॉटल नहीं है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है ये? देखो लैप्स का मतलब क्या होता है? लैप्स कर जाना क्या बोलते हैं? डिक्लाइन कर जाना, रिड्यूस कर जाना, डिक्रीज कर जाना, लैप्स करना, है ना? बोलते हैं कि इकोनॉमी लैप्स कर गई है किसी कंट्री के, लैप्स कोलैप्स, ये होता है। कोलैप्स मतलब गिर जाना, लैप्स भी मतलब रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज होना। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का मतलब क्या होगा? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इन्वायरमेंट के वजह से टेम्परेचर में जो लैप्स आएगा, जिस रेट से लैप्स होगा टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, जैसे as we have told, as we have understood that by increase in height we experience decrease in temperature, right? And the rate at which temperature decreases by attaining certain height in the atmosphere due to environment, right? That is called environmental lapse rate। ठीक है, environment के वजह से जो भी rate of temperature है, rate of decrease in temperature है due to the environment, that is called environment lapse rate। ठीक है, got it? लिखो अब इसको, environmental lapse rate ELR refers to the, अब ये भी हो सकता है सपोज, इसको बेहतर तरीके से थोड़ा समझो और मान लिया जाए इन्वायरमेंट तो बड़ा हो गया और एक पर्टिकुलर एरिया छोटा हो गया, हुआ ना? इन्वायरमेंट की बात करें तो ये पूरा हो गया, पूरा, और एक छोटा एरिया मान लीजिए कॉलमन ले लो, एयर कॉलमन ले लो, इट मीन्स अ नैरो कॉलमन फिल्ड विद द एयर ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। मान लीजिए दिल्ली मान लो, क्या है? दिल्ली मान लो, दिल्ली तो कंपेरेटिवली ऑब्वियसली पूरा एयर में तो इतना ही होगा, और भी छोटा होगा, तो दिल्ली का एयर ले लो। मान लीजिए दिल्ली का टेम्परेचर है, अभी एवरेज टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये ऊपर एयर, ये जो वार्मर एयर होगा 20 डिग्री सेल्सियस का होगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा?
रेट ऑफ कूलिंग मान लीजिए 20 से 10 पे आ गया, ठीक है, और ये 35 से 30 पे आ गया, ठीक है, देन डेफिनेटली आफ्टर सर्टेन अटेनिंग अ सर्टेन हाइट इट विल नॉट इम्पैक्ट ओवर द एनवायरमेंटल, बिकॉज ये क्या होगा, ये कूल होगा, ये कंपेरेटिवली क्या होगा, कूल एयर है ना इसके कंपेरिजन में, और ये वार्मर एयर है, तो कूल एयर नीचे होगा या फिर ऊपर होगा, नीचे होगा, तो एक रीजन की वेदर इम्पैक्ट हो सकता है ड्यू टू द टेम्परेचर, लेकिन इन्वायरमेंट का जो वेदर होगा, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा, राइट, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट शहर का क्या फाइंड करते हैं, वेदर टेम्परेचर, इस शहर का ये टेम्परेचर है, उस शहर का ये टेम्परेचर है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वो पैरामीटर हम एज ए पैरामीटर कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे किसी भी रीजन का हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, और कहाँ गया, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। क्या हुआ, कहाँ चला गया वो, कौन सा था, चलो छोड़ो नया ले लेते हैं, ठीक है, ELR, राइट, अब इसको नोट डाउन करना, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट रेफर्स टू द, समझ में आया नहीं या समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर है, ठीक है, सिंपली change in temperature due to the environment, right, it means the rate of change of temperature by increasing height due to the environment, that is called environmental lapse rate, it means the lapse that occurred, right, due to the environmental impact, ठीक है, due to as compared to the environment temperature, that is called environmental lapse rate, कि हम हाइट पे जा रहे हैं तो एक सर्टेन रेट होगा डिक्रीज करने का, कि 1 किलोमीटर में इतना टेम्परेचर, बाय अटेनिंग 1 किलोमीटर, बाय गोइंग 1 किलोमीटर इन द एटमोस्फेयर बी एक्सपीरियंस 1 डिग्री रिड्यूस डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, आफ्टर 2 किलोमीटर के बाद इतना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं, मान लीजिए जब वो अभी जैसे मैंने बताया 30 था, 30 से 25 पे आ गया इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, ठीक है, इसका 20 था, 20 से कितना हो गया 10 पे आ गया, ठीक है, फिर भी ये 25 और 10 ये तो कोल्डर होगा ना, ये कंपेरेटिवली क्या होगा, कोल्डर एयर होगा, होगा या नहीं होगा, और ये वार्मर एयर है अभी भी, राइट, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट शहर का, डिफरेंट डिफरेंट सिटी का डिफरेंट वेदर कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट हम टेम्परेचर निकालते हैं, ठीक है, इसके कंपेरिजन में लिखो इसको, environmental lapse rate refers to the actual rate of decrease, actual rate of actual rate of actual rate of decline of actual rate of decline of temperature, actual rate of decline of temperature with increase in height of the atmosphere, with increase in height of atmosphere, with increase in height of atmosphere at a particular place and particular time, at a particular place and time, जैसे पर्टिकुलर प्लेस हम दिल्ली ले सकते हैं, कोई और शहर ले लो, कोई रीजन ले सकते हो, है ना, एंड टाइम। अब इसमें वेरिएशंस भी होते हैं, विंड का फ्लो मैटर करेगा, है ना, सन का डिस्ट्रीब्यूशन, हीट डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करेगा, तो बहुत सारी चीजें स्पेशल वेरिएशन होता है, लिखो, हाँ, ELR environmental lapse rate, ELR has a spatial variation, has a lots of spatial variation and temporal variation, temperatures के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, lots of spatial and temporal variation, temporal variation, एवरेज लिखो, एवरेज rate of ELR environmental lapse rate, average rate of ELR is called normal lapse rate, NLR,
उसी को हम क्या कहते हैं, जो उसका एवरेज ELR होता है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। एंड इट इज जनरली एस्टिमेटेड and it is generally estimated to be declined, it is generally estimated to be declined 6.4 degrees Celsius per kilometer, 6.4 degrees Celsius per kilometer। rise in the atmosphere, rise in the per kilometer, rise in the atmosphere। कितना से क्या रेट है इसका, रेट ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर kilometer। It means if you attain a kilometer in the atmosphere, you will experience decrease in temperature by 6.4 degree Celsius। Got it? अब हेडिंग है ना wind। What is wind? Wind क्या है? Yes। वो अर्थ का वो ग्लोबल टेम्परेचर निकालते हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जैसे क्या होता है कि अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर एक एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए 1 साल का हमने निकाला तो ये टेम्परेचर रहा था, अभी से 10 साल पहले का हमने देख लिया कि एवरेज ग्लोबल का टेम्परेचर क्या रहा था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट का निकाल के एवरेज हमने निकाल लिया, एवरेज ये आया था। अब 10 साल बाद ड्यू टू डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर, एंड ड्यू टू दैट इफेक्ट वी एक्सपीरियंस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। तो उसी को हम रिड्यूस करने की बात करते हैं और उसी का रीजन आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिया में ज्यादा हो रहा है पोल्यूशन, कहाँ कहाँ पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करो, ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हम कंट्रोल में रख सके। इसलिए हम क्या बार बार हम UN हो गया और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, कॉप्स हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, हमने क्या किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है अभी, या ज्यादा नहीं होने देना उससे, है ना। तो इसी की बात करते रहते हैं हमेशा। अच्छा, एक और उसके पहले लिखना है, एक टेम्परेचर इन्वर्जन लिखना, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, राइट। तो कन्वेंशनली हमने क्या पढ़ा कि बाय इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर रिड्यूस, राइट। बट टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या पढ़ेंगे? बाय इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड दैट इज द कंडीशन दैट ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड इन द लेयर ऑफ आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बस उसी को नोट डाउन कर लो, हमने नोट डाउन कराया नहीं था। देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ कॉन्सेप्ट। कहाँ गायब हो जा रहा है ये बार बार? Why it is happening? टेम्परेचर इन्वर्जन लिखो। टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ कॉन्सेप्ट in which we experience in which we experience increase in temperature by increasing height in the atmosphere, by increasing height in the atmosphere। ब्रैकेट में लिख लेना इंस्टेड ऑफ ELR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होने की जगह हम क्या नोटिस कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कहाँ होता है? आयनोस्फीयर में। भी इंक्रीज इन, अच्छा ये ट्रोपोस्फेयर में भी होता है। क्यों होता है ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज? अच्छा, हमने ये देखा था
कि जो जहाँ से टर्न होता है, ठीक है, जहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, तो एडियाबेटिकली कूल्ड होता है वो, ठीक है, एडियाबेटिकली कूल्ड हो जाता है वहाँ पे। तो जो टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। अब नीचे से आप जाओगे तो जो भी राइज कर रहा पार्टिकल्स, वो एक हाइट पे जाके क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको लगता है जहाँ कंडेंसेशन होगा वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जहाँ अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नहीं इंक्रीज होगा। एक ऑन द सिस्टम, एक बाय द सिस्टम पढ़ते हैं। ऑन द सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में देख रहे हैं कि उसके वॉल्यूम एक्सपैंड होने की वजह से हीट, तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन वो सिर्फ उस सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। अगर इन कंपेरिजन टू इन्वायरमेंट बात करेंगे तो टेम्परेचर का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर सेम ही है विद इन्वायरमेंट। ये समझ में आ रहा है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड में अगर टेम्परेचर सेम है, तो जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्टिकल्स होंगे वहां पे ओवरऑल टेम्परेचर ज्यादा होगा या नहीं होगा। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होते हैं, राइट। तो जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम लेयर में ऊपर बढ़ते हैं, वैसे थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन दिखता है, घटने की जगह क्या होता है, वो बढ़ता है, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन होते हैं वहां पे। और जैसे ही वो क्लाउड हम क्रॉस कर जाते हैं तो वी गेट अ स्टेबल सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाई दैट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द एरोप्लेन्स एंड फॉर द एयरलाइंस मूवमेंट, राइट। एरोप्लेन के मूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ट्रोपोपाउज, उसको बोलते हैं। इट मीन्स दैट इज द ट्रांजिशन फेज बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। जस्ट ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करके जैसे ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करते हैं, उस बीच वाले फेज में एयरलाइंस मूव करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, राइट। और जेट स्ट्रीम वगैरह जो होता है समर में, जेट स्ट्रीम क्या है, हाई विंड मूवमेंट होता है, राइट। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंसेस होगा उतना ज्यादा विंड का फ्लो होगा, हाई विंड मूवमेंट होगा। तो जैसे ही जाता है उसे ट्रोपोस्फेयर क्या करता है, रोक लेता है। क्लाउड क्या करेगा, रोक लेगा। ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के उससे ऊपर उठती है, जेट स्ट्रीम से हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि ट्रोपोस्फेयर जो क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, अब जेट स्ट्रीम जो भी विंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर जो भी उठा, क्लाउड के पास जाके क्या हुआ, रोक लिया गया। अब इसके ऊपर एरोप्लेन का मूवमेंट सेफ होता है, सेफ माना जाता है, ताकि डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। अगर वो इससे नीचे आएगा या फिर इससे ऊपर जाएगा तब भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा काम सिचुएशन होंगे, टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। तो टेम्परेचर का अगर वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा तो प्रेशर भी डिफरेंसेस कम होंगे। अब प्रेशर डिफरेंसेस इज द रिस्पॉन्सिबल, इज द इंग्रेडिएंट फॉर द टर्बुलेंसेस, फॉर द विंड वेलोसिटी, राइट। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा विंड का फ्लो होगा। विंड कैसे फ्लो करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रिंसिपल, लोअर प्रेशर, जहां लोअर प्रेशर बनेगा हाई वाला प्रेशर उस पर उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो वही वार्मर एयर राइज करता है, कोल्डर एयर उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द विंड, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करना। टेम्परेचर इन्वर्जन लिखवा दिया ना मैंने, हेडिंग है ना, विंड, विंड, लिखो एयर, एयर इन अ हरी ऑब्लिक मूविंग, एयर in a hurry or moving is called wind, is called wind। टाइम हो गया, is called wind। चलो that's all for today, we will cover next topic in the next class, ठीक है। Monday, yeah, maybe there will be classes, it will get updated, ठीक है, you will get information about that। any questions from today's lecture, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, इसको रिवाइज करके आना, वी में डिस्कस ऑल द थिंग्स, ठीक है। थैंक यू।